ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अमृता। और दोस्तों, लेकर हाजिर हैं हम आप सभी के लिए एक विशेष कार्यक्रम शान-ए उज्जैन। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम शान-ए उज्जैन में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उज्जैन के कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उज्जैन की शान बढ़ाई है। और इसी कड़ी में आज रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में ऐसे ही एक व्यक्तित्व मौजूद हैं जो स्वभाव में सरल और सहज तो हैं ही, लेकिन अपनी कार्यकुशलता से उज्जैन के कुछ बड़े संस्थानों को बहुत ही बखूबी से संचालित भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उज्जैन के वरिष्ठ और प्रसिद्ध चिकित्सक और उज्जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल, आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज और अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर विजय महाडिक जी की। और साथ ही दोस्तों, डॉक्टर महाडिक जी के नेतृत्व में संचालित आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कोविड के दौरान हजारों पेशेंट्स की देखरेख की गई, उनका इलाज किया गया और उनकी जान बचाई गई। और इसके अलावा सालों से हर रोज हजारों पेशेंट्स का इलाज आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल और अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किया जाता है और बखूबी से सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उनकी देखरेख करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। ये डॉक्टर महाडिक का कुशल नेतृत्व ही है कि सालों से ये सभी संस्थाएं अपने कार्य को बहुत ही कुशलता से करती आ रही हैं। तो आज रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम शान-ए उज्जैन में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर विजय महाडिक जी से। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये खास कार्यक्रम और करते हैं कुछ खास बातचीत डॉक्टर विजय महाडिक जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। धन्यवाद सर। जैसा कि आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि जैसा कि उज्जैन में आपके पिताजी भी बहुत ही प्रख्यात चिकित्सक थे, सभी लोग जानते हैं, तो आपके परिवार में भी आपको ये चिकित्सा का माहौल मिला, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताएं। प्रारंभिक जीवन का ऐसा है कि स्कूल में तो हम प्राइमरी में तो नहीं, पर मैं देवास गेट स्कूल था जी, उसमें सीधा 5वीं में गया जी। और 8वीं आए तो हमारे पिताजी ने बोला कि भाई कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। तब उज्जैन में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल होता नहीं था। अच्छा। तो फिर उन्होंने और कुछ लोगों ने मिलके लोटी स्कूल चालू किया जी। तो लोटी स्कूल पहले एक पाठक साहब वकील थे देवास गेट पे जी, उनकी घर पे चालू हुआ। अच्छा। तो मतलब स्वावलंबन की शिक्षा वहीं से चालू हुई कि वो तो ऐसा खाली पड़ा हुआ था घर, तो और फ्लोर गोबर से लिपते वैसा वाला। तो पहले तो हम लड़कों ने गोबर से लिपा पोता जी। तब स्कूल चालू हुआ। और प्रैक्टिकल के लिए माधव कॉलेज में जाते थे, क्योंकि जो प्रोफेसर्स थे माधव कॉलेज के, प्रोफेसर काड़े फिजिक्स के, प्रोफेसर केतकर केमिस्ट्री के और प्रोफेसर सक्सेना और प्रोफेसर कौल बॉटनी झूला जी के, तो प्रैक्टिकल वहाँ होता था। उसके बाद ये पहले साल तो चला, फिर जगह कम पड़ी, तो फिर ये सनराइजिंग फ्लोर मिल में जो ये थे ओनर, उन खाली पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए, तो वहाँ चालू किए। तो वहाँ भी ऐसा हुआ कि पूरा जंगल उग गया था, 10-12 साल से बंद था जी जी। वो सफाई करना ये करना, रोज 1-2 घंटे श्रमदान चलता था लड़कों का। ऐसे करते फिर मेडिकल कॉलेज में चले गए भोपाल में, वहाँ से फिर एम्स दिल्ली में गया। तो वहाँ जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स में रेसिडेंसी करी कि पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, कार्डियोलॉजी। उसके बाद में मेरा जाने का प्लान तो ये था या ऑलमोस्ट सेटल था कि वो कनाडा में जाने का, पर तब वो जेपी का आंदोलन चल रहा था और पिताजी उसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे और उसमें उनको पैरालिसिस हो गया। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ कौन देखेगा, तो यहाँ आ गया। ऐसे में उज्जैन आया 74 में, तब से उज्जैन में हूँ जी। यानी कि शुरुआत से ही अथक प्रयास और स्वावलंबन के साथ कार्य किए और आगे बढ़े जी। तो सर, जैसा कि आपने भी मेडिकल साइंस की पढ़ाई करी, तो
चूँकि पिताजी इसमें थे मेडिकल में, इसीलिए आपका रुझान रहा। कब आपको लगा कि आपको भी एक डॉक्टर बनना है? ऐसा था, एक सिस्टर होती थी, हमारे नर्सिंग होम होता था जी, जिनका पहला नर्सिंग होम वही था जो पिताजी ने एस्टेब्लिश जी, किया 45 में। तो एक सिस्टर होती थी साउथ इंडियन, सरस्वती अम्मा, अम्मा ही बोलते थे हम। जी, तो वो दोपहर को टिफिन खाती, तो मैं स्कूल से आता तो बोलती बाबा आओ कुछ खा लो। मैंने बोलता नहीं हमारा तो हो गया खाना। तो बोलती फिर तुम क्या बनोगे? वही मेरे को कुछ सालों बाद बताए, अदरवाइज मेरे को तो याद नहीं था। कि मैं पूछती वो कि तुम क्या बनोगे, तो तुम बोलते डॉक्टर बनोगे। तो पूछती कि अच्छा मरीज को खाने को क्या बोलोगे, तो मैं बोलता कि आम खा। तो ऐसा उन्होंने मेरे को करीब जब मैं डॉक्टर बन गया तब मेरे को ये बताया कि मैं ऐसा कहता था। तो आई थिंक दैट मस्ट बी द स्टार्टिंग। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी और भी किन किन विषयों में आपका रुझान रहा और उनमें आपने पढ़ाई करी? नहीं, बेसिकली तो पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी और मेडिसिन। जी, और जैसा कि उज्जैन में मेडिकल की सेवा में काफ़ी नाम है आपका, और आम जन के लिए कम से कम शुल्क में विशेषज्ञों द्वारा उन्हें चिकित्सा मिल सके, इस सेवा को देने में आपके जो तीनों संस्थान हैं, उज्जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल, आरडी कार्डी हॉस्पिटल और अब उसमें एक नया नाम अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में जुड़ा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार इन संस्थानों की नींव डली, कैसे आपके मन में ये विचार आया? नहीं, ऐसा हुआ कि एक हमारे रिश्तेदार थे जी, कदम साहब, वो ग्वालियर स्टेट की तरफ से महाकाल के प्रशासक और गोपाल मंदिर और सखिया राजा के प्रशासक थे। अच्छा। तो उनको रीनल फेलियर हो गया। तो ये आया कि भाई अब डायलिसिस सिवा इनका रास्ता नहीं है। जी, तो हमने कहा भाई डायलिसिस तो उस समय सिर्फ चौथराम में होती थी। जी, तो हमने कहा वहाँ जाना पड़ेगा, रोज दाना पड़ेगा। जी, तो पिताजी ने बोला कि तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो, तुम्हारे को ये क्यों नहीं लगता है कि हम उज्जैन में ही चालू करें? तो बेसिकली वहाँ से तो वो चालू हुआ। पर असल बात ये है कि उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खुले, इसके लिए 55-60 से प्रयत्न चल रहे थे। पिताजी, राधेलाल जी व्यास, अनंत राय जी वैद्य, ये मनाना साहब और करीब 10-12 लोग। तो ये जाते भी थे इधर उधर। तब काटजू साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनसे भी मिले। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे भाई मेडिकल कॉलेज तो अभी हम नहीं सोचते ज़रूरत है, तो आयुर्वेदिक कॉलेज खोल लो। तो वो जो धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज है वो चालू किया। तो बात तो ये 55-57 से चल रही थी। फिर वो कदम साहब के बहाने एक ये आया कि अभी वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। फिर भी मेडिकल कॉलेज खोलने का तो ऐसा स्ट्रेट इरादा नहीं था कि एक हॉस्पिटल जिसमें सुविधाएं लोगों को मिल सके और रीजनेबल मिले, जो बेसहारा है उनको फ्री में मिले, आम जन तक पहुंच हो चिकित्सा की। क्योंकि जब मैं उज्जैन में आया तब उज्जैन में ऐसे हालत थे कि एक ईसीजी मशीन होती थी जो सिविल अस्पताल में थी, एक एक्सरे होता था जो सिविल अस्पताल में था, लेबोरेटरी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये उस टाइम की मेडिकल फैसिलिटीज़ थी। तब मैं एम्स से आया जहाँ की उस जमाने में भी सीटी स्कैन लगा हुआ था। तो यहाँ आके बड़ा मतलब अनकंफर्टेबल लगता, असहाय लगता जी, क्योंकि वो सर्व सुविधा युक्त हाँ थी। इसलिए फिर वो उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म हुआ और चैरिटेबल हॉस्पिटल का काम चालू हुआ। जी, तो इसमें कई चुनौतियां भी सामने आई होंगी। जैसा कि आपने बताया उस समय उज्जैन में चिकित्सा सेवा की बहुत कमी थी और उज्जैन को चिकित्सा में एक समर्थ बनाने में बहुत ही योगदान रहा उज्जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल का भी। तो किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा और कैसे उनको पार किया गया? सबसे पहला तो ऐसा था कि हमें तो कभी सरकार से कोई भी चीज़ रजिस्ट्रेशन ये करने का कभी काम नहीं पड़ा था। पहली समस्या तो ये आई कि संस्था का रजिस्ट्रेशन में ही साल भर लग गया। फिर दूसरा ये हुआ कि ज़मीन, तो तब हमारे ट्रस्टी डॉक्टर राजेंद्र जैन थे, तो उन्होंने कहा अरे अपने पास तो पैसा है नहीं, कहाँ से खरीदेंगे, सरकार से अलॉट कराते हैं। तो वो जैसा कि सरकार में होता है वो फाइल गलत सेक्शन में चलती रही और 6-8 महीने हो गए, साल भर हो गया, वो अलॉट ही नहीं हो। तो फिर जाके मैं गया, फिर राजेंद्र बाबू खुद उठे, सेक्रेटरी रेवेन्यू के पास गए कि भाई हमारी ये फाइल 1 साल हो गया, इसका कुछ ये नहीं आता। तो उन्होंने बोला अरे ये तो गलत सेक्शन में चल रही है। वो उठ के गए सेक्रेटरी, तो वो गलत सेक्शन में चल रही थी। फिर वो जैसा कि ये है कि क्लर्क्स ने जो है वो गलत सेक्शन में चला दी। फिर ये हुआ, फिर अर्जुन सिंह जी से मिले। अर्जुन सिंह जी ने फाइल में नोटिंग किया कि ये फाइल की मेरे ऑफिस को मूवमेंट इन्फॉर्म करते रहे।
उसके बावजूद भी नहीं मिली। फिर सरकार चली गई, पटवाजी की सरकार आई, तो फिर किसी ने ये कहा कि अभी जो बुधवारे वाली ज़मीन है वो दे दी जाए। तो लोगों ने कहा अरे भाई ये ज़मीन तो पहले ही 2 संस्थाओं को अलर्ट हो गई और सबने हाथ ऊंचे कर दिए, क्योंकि वो वहाँ तालाब था, भराव की ज़मीन थी जी। तो मत लो। पर हमने कहा कि भाई यदि दूर तो हमें 50 ज़मीन मिलती थी, हाँ जी। पर यदि सिटी में नहीं हो तो फिर लोगों को आने जाने के पैसे और ये लगे तो जो अपना पर्पज़ है कि वो नहीं सॉल्व हो रहा था। जी। तो हमने कहा नहीं यही बनाए, तो इसलिए फिर वो वहाँ बनाने की सोची। उसमें भी करीब 1.5 साल फिर भी लग गया, कई किस्म की अड़चने आई। तो फिर अल्टीमेटली राजमाता जी ने और उसका शिलान्यास किया पटवाजी की अध्यक्षता में। जी। फिर काम चालू करने का नौबत आई। तो सबसे बड़ा इशू वही आया कि वहाँ फाउंडेशन 22 फुट है और जो 22 फुट नीचे से वो स्ट्रक्चर उठा के लाना तो कोई टेक्निकली संभव नहीं था। तो फिर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे हमारे प्रोफेसर धवड़ीकर, GSTI के प्रिंसिपल होते थे, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ये तो जो है पाइल्स फाउंडेशन सिवा इसका ये नहीं है। तो उन्होंने पाइल्स का ये बना के दिया। तो तब ये महाकाल वाला ओवरब्रिज बन रहा था, तो यहाँ गगन डैंकरले करके कंपनी काम करती थी उस ओवरब्रिज की। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये ब्रिज का हो जाएगा, उसके बाद हम कर देंगे। पर एक पाइल का खर्चा जो है वो आ रहा था उस टाइम में 3,65,000 रुपये, और हमारे पास में तो बैंक अकाउंट में टोटल 15 लाख रुपए थे। उस समय के अनुसार ये बहुत ही बड़ी राशि हुआ करती थी। हाँ, तो फिर हमने धवलीकर साहब को बोला कि भाई ये तो टोटल पाइल्स का ही खर्चा जो है वो करीब 1 करोड़ रुपए हुआ जा रहा, तो ये तो कोई संभव नहीं दिख रहा। तो फिर उन्होंने बोला कि अरे आप बहुत अच्छे टाइम आए, मेरा एक स्टूडेंट है जो हॉलैंड में काम करता है और वो अभी 4 दिन बाद आने वाला है। हॉलैंड में दुनिया की सबसे ज़्यादा पाइलिंग होता है, क्योंकि पूरा देश ही समुद्र की तल लेवल से नीचे है जी। तो आया, उसने देखा, तो उसने कहा कि नहीं अभी ऐसा है कि नई थ्योरी ये है कि 7 फुट तक जो है वो आप ऊपर का छोड़ दो, उसके बाद में उस फील्ड ऑफ सॉइल को भी नॉर्मल सॉइल करके ट्रीट करो। तो उसकी जो हाइट थी पाइल की वो 32 फुट से जाके 16-17 फुट पे आ गई। फिर इनको पकड़ा गगन डंकरले वालों को, तो उनका साहब आधा हो जाएगा खर्चा, फिर भी हमारी समस्या नहीं हल हुआ। फिर उसी में एक इंजीनियर थे, उनका डॉक्टर साहब ये मशीन से करने का है, आप छोड़ दो, आप तो कोई 8 पहलवान लोग ले आओ, बाकी मैं पाइलिंग मैं करवा दूंगा। तो मैनुअल पाइलिंग हमने इंदौर में ढूंढा, एक आदमी रामदास करके, वो पाइलिंग करता था, पर उसको बोला कि भाई ये है 1.25 फुट से बड़ी पाइल है और 18 फुट जाना है। तो उन लोगों ने फिर मैन्युअली पाइलिंग करी। तो हमारे पाइलिंग जो है उस सब पूरे हॉस्पिटल की पाइलिंग करीब 26 लाख रुपए में हो गई, जो कि करीब 1 करोड़ रुपए लग रहे थे। तो इस तरीके से वो आते गए, फिर डोनेशन से पैसे इकट्ठा करते थे, एक एक दुकान घर घर जाके 1 रुपए से लेके बड़े तक। फिर ये हुआ कि जो बड़ा डोनेशन पहला आया वो सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब का, उनका 75वां बर्थडे थे, हम वहाँ गए, उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो उज्जैन में ज़रूरत है और हमारे समाज के एरिया के पास में, तो एक 52 बेड के वार्ड के लिए मैं 25 लाख रुपए देता हूँ। 15 लाख रुपए उन्होंने दिए जी। ऐसे करते थोड़ा थोड़ा करके फर्स्ट ईयर में जब चालू करने की नौबत आई तब सिमस्त आ गया था जी 92 का। हाँ। तो हमने सोचा कि किसी नेता या इससे कराने के बजाय सिमस्त का है तो संतों से करा लिया जाए जी। तो पायलट बाबा, एक राम बाबा रामायणी थे और आसाराम बापू, इन 3 से उसका उद्घाटन कराया 30 अप्रैल 92 को। तो फिर धीरे धीरे करते बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, फाउंडर मेंबर्स बनाए हमने, जिन्होंने 51,000 रुपये दिए, तो उनकी संख्या हो गई अब करीब 155। पर हम जिसको सबसे बड़ा डोनेशन मानते हैं वो है एक धार जिले के कुक्षी है ना, वहाँ का एक भील जो लोग लेबर के लिए आते सिमस्त में, उसको सनस्ट्रोक हो गया और उसको एडमिट किया और बिना पैसे के उसका इलाज हो गया, चला गया वो। पर साल भर बाद वो आया और मेरी टेबल पे एक फुट्टल गंदे से कपड़े की रख दी, बोले साहब वो मैं अस्पताल के लिए लाया। मैंने पूछा इसमें क्या है, बोला सब पैसे हैं। तो मैंने बोला कि भाई पैसे कहाँ से आए, बोला साहब मैंने जो है हाट बाजार जाके इकट्ठा करे। मैंने कहा वो कैसे करे, तो उसने कहा साहब मेरा गमछा बिछा के बैठता और कहता कि ऐसा अस्पताल बना
और ऐसी फ्री में सेवा करी और मेरी जान बच गई इससे, तो देव। मैंने कितने पैसे हैं? तो बोला साहब मेरे को तो 5 रुपए से ऊपर गिनते नहीं आता है, तो अभी गिने हुए तो है ही नहीं। तो उस पुट्टल खोली उसने, तो उसमें 8 आने, 1 रुपया, 2 रुपया, द मैक्सिमम वो 5 रुपये का नोट। तो मेरी वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र पास में थी, तो मैंने अकाउंटेंट को बोला कि भाई इसको ले जाओ और वहाँ जमा करवा दे। आधे घंटे बाद वो अकाउंटेंट आया कि साहब ये कुछ 18 एक नोट थे कि ये बैंक वाले नहीं ले रहे, बोलते ये बहुत ख़राब है। तो मैंने बोला तुम कैशियर को बुला लाओ। उसको बुलाया तो मैंने बोला अरे तुमको नहीं पता है कि ये एक नोट जो है 1 लाख रुपए बराबर है? वो बोला साहब वो कैसे? तो मैंने उसको बताया, तो कहने लगा नहीं सर मैं ले लेता हूँ। फिर वो गया तो मैंने बोला इधर आओ ज़रा, एक नोट मेरे को दे दो, ये दूसरा उसके जगह ले लो। तो वो एक नोट हमने रखा हुआ है उनका आज भी संभाल कर। तो हम सोचते हैं कि वो जो डोनेशन लाया वो मतलब मॉनेटरीली बड़ा नहीं है पर अदरवाइज बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि और इतनी सारी चीज़ों से यही समझ में आता है कि बहुत ही मेहनत और अथक प्रयास एक आप लोगों का सफल रहा और उज्जैन को एक बहुत ही अच्छी चिकित्सा सुविधा उज्जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के रूप में मिली। और इसी कड़ी में फिर नया आयाम जुड़ा आरडी गार्डी हॉस्पिटल के रूप में, उसके बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि उस समय तक उज्जैन में कोई भी मेडिकल कॉलेज की भी सुविधा नहीं थी और पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है आरडी गार्डी हॉस्पिटल और कॉलेज। तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को जरूर दें। उसमें ऐसा हुआ कि जब हमने सीटी स्कैन लगाया जी, तो वो मशीन भी उस समय की सबसे नई वाली मशीन थी, स्पाइरल सीटी था। तो उसके लिए उद्घाटन को दिग्विजय सिंह जी आए और 2-3 मिनिस्टर और भी थे, विजय लक्ष्मी साधो थी, नरेंद्र नाहटा थे। तो उद्घाटन सीटी स्कैन का किया, फिर हॉस्पिटल बताने ऊपर गए। तो ऊपर एक नियोनेटल इंटेंसिव केयर है जो कि लॉयंस इंटरनेशनल की सहयोग से बना हुआ है, वो 94 में चालू किया था हमने। तो वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि 18-20 बच्चे जो है छोटे छोटे। अरे बोले डॉक्टर मैंने तो कभी ये देखा नहीं, ज़रा बताओ। वो वहीं नर्सिंग काउंटर पे बैठ गए जी। विजय लक्ष्मी और इनको बोला कि भाई आप चल के नीचे मीटिंग चालू करो, मैं आता हूँ। तो उन्होंने समझा कि भाई कोई बच्चा 900 ग्राम का है, कोई 1200 का है, कोई किसी को कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, ऐसे वेरियस थे जी। तो बोले डॉक्टर ये बताओ कि मेरे को इतने साल हो गए चीफ मिनिस्टर रहते जी, और मैंने पूरी कोशिश करी कि हेल्थ केयर जो है सुधर जाए, पर वो सुधरती नहीं। तो मैंने बोला कि साहब ये सुधरेगी भी नहीं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों बुरा बोलते? मैंने कहा आज 40 साल हो गए मध्य प्रदेश बने हुए और 40 साल पहले रीवा में एक मेडिकल कॉलेज खोला आपने जी। उसके बाद में एमपी में 40 साल से कोई मेडिकल नहीं खुला, कोई नर्सिंग नहीं खुला, कोई फिजियोथेरेपी नहीं खुला, कोई डेंटल नहीं खुला जी। तो अब यदि मैन पावर ट्रेन करने की साधन नहीं है तो सुधारोगे कैसे? तो उन्होंने कहा भाई हम तो मीटिंग लेते हैं, हमको कोई सेक्रेटरी या मंत्री लोग ऐसा कुछ बोलते नहीं है, तो हमारे कभी ये ख्याल नहीं आया। तो बोले आज जाके डिक्लेयर करते हैं। तो बोले पर सरकार के पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी सरकार के पास पैसे नहीं है, पर वहाँ उन्होंने प्राइवेट को ये कर दिया। और उस टाइम में ऐसा था कि सरकारी रूल ये था कि प्राइवेट में हेल्थ में नहीं खोलने देंगे। तो मैंने कहा पहली तो वो अड़चन है। अब नीचे उतरे, उन्होंने बोला कि आज हमारी बात हुई और हम जो है प्राइवेट कॉलेज लाने की नीति ये करेंगे। फिर हमको बोला कि भाई अभी एमवाई में बड़ी ख़राब हालत है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग उसका मैनेजमेंट ले लो। हमने कहा नहीं साहब बहुत बड़ा अस्पताल है, हमारी बस का नहीं है। फिर मैं सोचा कि भाई घोषणा कर दी, अभी कुछ होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। फिर 1 महीने बाद में नाटा जी का फ़ोन आया कि डॉक्टर कहाँ हो? मैंने कहा क्लिनिक पे। बोले सर्किट हाउस आ सकते हो, मैं गाड़ी भेजता हूँ। मैं गया तो उन्होंने कहा कि भाई वो सीएम ने कहा है कि वो मेडिकल कॉलेज की पॉलिसी बनानी है, तो आप जो है पॉलिसी ड्राफ्ट कर दो। तो मैंने कहा साहब तो सरकारी रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे रहते हैं, हमें थोड़ी समझता है ये कुछ जी। तो उन्होंने कहा नहीं आप कहीं से भी कंसल्ट करो, कुछ करो। फिर मैंने तीनों स्टेट से ये मंगाए और एक रफ ड्राफ्ट बना के उनको दिया। ऐसा अब वो भोपाल में मीटिंग हो और हर मीटिंग में सब आए लोग और 10 बजे बुलावे, 2 बजे तक कुछ नहीं हुआ, फिर हो कोई आया कोई नहीं आया और अल्टीमेटली वो अधिकारी लोग किस्म किस्म के उसमें रोड ब्लॉक्स खड़े करते। तो करीब 1.5 साल गुजर गया। मैंने कहा नाटा साहब अब मैं तो आने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये तो कोई होने देना नहीं चाहते। फिर उन्होंने बोला कि आप सीएम को जाके ऐसा कह दो। कहा भाई सीएम को कह देंगे। मैं गया, मैंने कहा साहब ऐसा ऐसा है। अभी 1.5 साल तो हो गया, करीब 12-15 मीटिंग हो गई,
पर ये गाड़ी आगे बढ़ती नहीं। तो अरे उन्होंने बोला मेरे को पहले क्यों नहीं बताया भाई। उन्होंने बोला कि भाई ये तीनों लोगों को बुला लो, सेक्रेटरी डायरेक्टर हो इनको, कि भाई अगले महीने मेरे को पॉलिसी बन के चाहिए, अगले महीने विधानसभा है। तो फिर वो फाइनल हुई, विधानसभा में पेश हुई, पॉलिसी बन गई। करीब 1-1.5 साल हो गया, फिर फ़ोन आया दिग्विजय सिंह जी के सेक्रेटरी का कि सीएम साहब बात करना चाहते। बोले अरे वो 1.5 साल हो गया, पॉलिसी बन गई पर तुमने तो अप्लाई नहीं किया। अरे हमने कहा भाई हमारा तो अप्लाई करने का ये था नहीं, हम तो हॉस्पिटल चला रहे। बोले नहीं कोई नहीं आया, वो तो तुम्हारे को ही चलाना पड़ेगा। ऐसे वो कॉलेज उनके आग्रह पे खोलने की सोची। तो फिर हमने बोला साहब ना तो हमारे पास पैसे है ना ज़मीन है। तो अरे उन्होंने कहा तुमने पॉलिसी बनाई उसमें ज़मीन देने का है, ज़मीन तो तुमको 3 दिन में दे देते। मैं अपना मरीज देख रहा, आधे पौन घंटे बाद राम सिंह SDO थे यहाँ पे जी। तो वो आ गए, सीएम साहब का आदेश है, हमने 4 ज़मीनें सिलेक्ट करी है, चल के देख लो। अरे तो मैंने कहा देखेंगे भाई 2-4 दिन बाद। नहीं बोले सीएम साहब ने बोला है अभी मेरे को 6 बजे रिपोर्ट करना। फिर जाके हमने श्री सिंथेटिक के पास में एक ज़मीन देखी, वो हमारे नाम से अलर्ट भी हो गई। पर हमें ये वाली ज़मीन का बुरा एक्सपीरियंस था, तो हमने सोचा कि सरकार से तो ज़मीन लेंगे नहीं, इसलिए फिर जगह देख के जहाँ कहीं इकट्ठी मिल रही है ऐसी कहीं देखे। इतनी बड़ी लैंड लगती है, 4-6 लोगों से कांटेक्ट करो, जब वो इकट्ठा पीस हो और एक विड्रॉ कर जाए तो फिर प्रपोजल ये हो जाए। अल्टीमेटली वो ज़मीन का ये हो गया, जिसमें कॉटन मर्चेंट वालों ने उनकी ये थी, तो उन्होंने ज़मीन दे दी। तो फिर कॉलेज बनना चालू हो गया जी। इस बीच में गार्डी जी आए, तो हमने कहा ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला भाई नाम हमारा दे दो तो हम कुछ पैसे दे देंगे। तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए उसके लिए दे दिए। ऐसे कॉलेज चालू हो गया। यानी कि बहुत ही उतार चढ़ाव देखने के बाद बहुत ही मेहनत के बाद आखिरकार उज्जैन को ये सौगात मिली मेडिकल कॉलेज की। और ये उज्जैन को चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इसी कड़ी में चूँकि ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान चल रहे थे, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि इसमें फिर अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को किस प्रकार जोड़ने का विचार आया? नहीं, उसको तो लेने का हमारा कोई विचार था नहीं जी। पर उनके ओनर्स ने हमें कांटेक्ट किया कि हम किन्हीं कारणों से बेचना चाह रहे जी। और इन अस्पतालों में आने वाले मरीज हमको ये कहते रहे बार बार कि सब कोई एक ऐसा अस्पताल हो कि जहाँ हम लोग एडमिट हो तो हमें ज़्यादा अच्छा लगे। जैसा कुछ लोग बोलते कि साहब वो हम चैरिटेबल हॉस्पिटल में भर्ती होते, हमारे रिश्तेदार पूछते क्या तुम्हारे इतनी गरीबी आ गई कि चैरिटेबल हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा। तो ऐसी भी लोगों को दिक्कतें आती थी। वो हमारे दिमाग में था कि ऐसा कोई भी होना चाहिए जी। और फिर ये लोग आए तो फिर हमने इसको लेने का निर्णय लिया। तो ये 3 बड़े संस्थान उज्जैन को चिकित्सा की बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा भी चिकित्सा मिलती है और एक संस्थान से देश को नए चिकित्सक भी मिलते हैं। तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमारे उज्जैन के लोगों को ये भी जानकारी हो कि क्या क्या सुविधाएं उन्हें यहाँ पर उपलब्ध हैं। उज्जैन में सभी तरह की चिकित्सा सुविधाएं जैसा कि इन संस्थानों से मिल सकती है, पर इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम ज़रूर चाहेंगे कि आप दें कि किस तरह की आधुनिक सुविधाएं इन संस्थानों द्वारा उज्जैन को उपलब्ध हैं। देखिए मतलब यदि अपन चैरिटेबल हॉस्पिटल से चले जी तो कुछ चीज़ें जो कि वहाँ पहले लगी जी, CT स्कैन, NICU, डायलिसिस जी, लैमेलर फ्लो, OT, इतने सारे मतलब पहले दिन हमारे पास में वहाँ 45 कंसल्टेंट्स थे वेरियस सब्जेक्ट के। तो इतने सारे डॉक्टर एक छत के नीचे बैठे जी, यही एक पहले बड़ी बात थी जी, बहुत बड़ी बात। फिर जैसे कि डॉक्टर गवारीकर वहाँ आयरलैंड में थे तो उन्होंने बोला तो वहाँ से आयरलैंड से पैथोलॉजी की, बैक्टीरियोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री की मशीनें जी वहाँ क्रेगावान एयर हॉस्पिटल ने डोनेट करी। तो आज से मतलब 93 में आई वो गैस्ट्रोस्कोपी भी दिए उन्होंने। तो उस पीरियड में उज्जैन तो छोड़ो, इंदौर या कहीं भी MP में जी उतनी हाई लेवल की मशीनें नहीं थी जी, और उन्होंने साल भर के रिएजेंट भी दिए। तो हम तो जिस कास्ट में मैन्युअली करते थे उसी कास्ट में लोगों को उन मशीनों को भी सुविधाएं दी। NICU पूरे उज्जैन तो ठीक ही है पर पूरे उज्जैन कमिश्नरी आसपास के 10 जिलों में
जी कोई एनआईसीयू नहीं होता था, कोई आईसीयू नहीं होता था। डायलिसिस यूनिट पूरे एमपी में नहीं होता था। जी 6 मेडिकल कॉलेज थे, पर 6 में 2 में डायलिसिस मशीन थी, पर डायलिसिस चलता नहीं था। सिर्फ एक चौइथराम में चलता था, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में कोई डायलिसिस नहीं होता। वो भी ऐसा कि यहाँ हमारे दौलतगंज में जो व्यापारी लोग हैं, जी उनकी एसोसिएशन है, उनमें से किसी की डायलिसिस की इसमें न होने के कारण मृत्यु हो गई। जी तो हमने उनको समझाया कि भाई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप कुछ हेल्प करो तो डायलिसिस हम यहाँ चालू कर दें। तो इसलिए उन्होंने एक मशीन डोनेट करी। फिर वो अमेरिका से यू गैली रोटरी क्लब है, उन्होंने 3 मशीनें दी, डायलिसिस चालू हो गया। यानी उज्जैन को ये बहुत बड़ी सौगात मिल गई जो पूरे हाँ। मध्य प्रदेश में बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध थी। जी हाँ। और फिर वहीं पे जो है सीटी स्कैन भी लगाया। फिर जो है बाद में लिथोट्रिप्सी चालू की। जी आज भी जो नई लिथोट्रिप्सी की मशीन लगी है वो एमपी में कहीं भी नहीं है। फिर बाद में होल्मियम लेसर लगाया 100 वॉट, वो भी एमपी का पहला 100 वॉट लेसर है, बहुत जो बड़ी कि बात। प्रोस्टेट और स्टोन्स इसके लिए काम में आता। फिर बोन डेंसिटोमेट्री, और ये भी आज भी उज्जैन में या किसी भी 7-8 डिस्ट्रिक्ट में है नहीं। तो ये तो वहाँ की बात हुई। फिर कॉलेज में देखे तो कॉलेज में बाकी सब्जेक्ट तो सरकारी कॉलेजों में थे, पर अपने यहाँ पल्मोनरी या टीबी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, जी इन 3 डिसीजेस के पोस्ट ग्रेजुएट होते ही नहीं थे। अच्छा एक भी सीटें नहीं होती थी। तो हमने 2009 में वो 3 सब्जेक्ट की सीटें लाई। जी और तो उससे जो है इन सब्जेक्ट के डॉक्टर मिलने लग गए। जी फिर यदि मशीन पार्ट से देखें अपन तो 168 स्लाइस मध्य प्रदेश का, सेंट्रल इंडिया का पहला 168 स्लाइस सीटी लगाया, जी जिसमें कि सिर्फ 5-10 सेकंड में सीटी स्कैन हो जाता है, रेडिएशन बहुत कम होता है, जी कार्डियक सीटी भी होता है। फिर जो एमआरआई लगाया वो इंडिया की पहली मशीन है, जी कंपनी ने वो मॉडल कहीं भी इंडिया में सबसे पहले अपने यहाँ लगाया। सुविधाओं की लंबी लिस्ट है, आधा घंटा जी। उसके लिए बोलना पड़ेगा। यानी कि उज्जैन के लोगों को चिकित्सा क्षेत्र की सभी आधुनिक सुविधाएं उज्जैन में ही उपलब्ध है, उन्हें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये था कि अभी रिसेंट पास तक, जी। मतलब 2 साल पहले तक कैथ लैब नहीं था, जी तो कैथ लैब लगाया। अवंती में ऑलरेडी कैथ लैब था 10 साल से, जी तो वो एक कमी पूरी हो गई। न्यूरो सर्जरी चालू हो गई, और अभी इस महीने से कार्डियोथोरेसिक सर्जरी भी चालू हो जाएगी। बहुत ही बड़ी उपलब्धियां हैं ये, जो आपके अथक प्रयासों और परिश्रम से ही उज्जैन नहीं, को मेरे मिली नहीं, है। तो पूरे उज्जैन के प्रयासों से है। हर जी। आदमी का कुछ न कुछ अंश है उसमें ये करने के लिए। जी, तो इतने सालों से उज्जैन को ये चिकित्सकीय सेवाएं देने के लिए आप प्रयासरत रहे हैं, तो आज भी इतनी ऊर्जा और समर्पण किस प्रकार से आप रख पाते हैं कि इन तीनों बड़े संस्थानों को आप चला पा रहे हैं? नहीं, हम तो खुद ऐसा समझते ही नहीं कि कोई बड़ा काम कर रहे हैं, सो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जैसा कि कोरोना के समय में बहुत सारी चुनौतियों का सभी को, पूरे विश्व को सामना करना पड़ा था, उस समय के बारे में ज़रूर कुछ जानकारियाँ दें, क्योंकि उज्जैन में कोविड में भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास रहे हैं। जो ऑक्सीजन का प्लांट है वो भी वहाँ पर खुला है। इस बारे में भी ज़रूर बताएं कि किस तरह से क्या क्या प्रयास रहे कोविड के दौरान। कोविड में ऐसा है कि सबसे पहले तो ये हुआ कि जब 30 अप्रैल को तो कलेक्टर आए, उन्होंने कहा कि भाई जी सरकार आपका हॉस्पिटल एक्वायर कर लेती है कोविड के लिए, जी आपके रूटीन पेशेंट्स आप बंद कर दो एडमिशन, और जो है उनको डिस्चार्ज कर दो, एक्सेप्ट कि जो क्रिटिकल है उनको जी चैरिटेबल भेज दो। तो इट आउट ऑफ द सडन ये जी, था। अचानक से ही। फिर 15 दिन गुजरे, फिर अवनी व्यास थे ACS, जी। वो आए तो उन्होंने कहा सब सरकार एग्रीमेंट करना चाहती है, कोई भी अस्पताल तैयार नहीं है। तो बोले मुझे CS ने बोल के भेजा है कि आप जाओ और ये डॉक्टर महाडिक से इसको ड्राफ्ट को फाइनल करके साइन करा के लाओ। तो ऐसी रोज चर्चाएं होती, कलेक्टर वहाँ मेला कार्यालय में 2, 3, 4, 5 घंटे, 6 घंटे कुछ और ड्राफ्ट बना के लाए थे, कुछ सुधार, कुछ ऐसा करते करते फाइनल हुआ। वो बोले यार 3 दिन हो गए, वो CS मेरे को रोज पूछ रहे कि तुम 3 दिन से कर क्या रहे हो वहाँ। तो बोले आज ही साइन कर दो तो मैं जाऊँ। तो फिर वो 15 अप्रैल को साइन हुआ। तो फिर वो सब बाकी अस्पतालों ने उस ड्राफ्ट को कि इन लोगों ने कर लिया है तो बाकी सब ने भी कर लिया। ऐसी वो शुरुआत हुई।
अब बड़ी दिक्कत ये आई कि पहली पेशेंट वहाँ सुगराबाई हेलावाड़ी की थी, उसकी डेथ हुई तो एज पर उस टाइम के रूल के पूरी हेलावाड़ी को क्वारंटीन कर दिया। अब हमारे काम करने वाले सभी स्वीपर्स वहाँ के, तो अब सरकार उनको आने नहीं दे, इधर कोई दूसरा आदमी मिले नहीं कोविड के डर से। तो जरूर शुरुआत के 8 दिन सफाई व्यवस्था में बहुत दिक्कत हुई, इवन मतलब डॉक्टर्स को इनको ये करना पड़ा। पर 8 दिन बाद हमारे ये समझ में आई कि जो टेस्टिंग है RT-PCR वो तो ले लेते हैं हम, और या तो मरीज अच्छा हो जाता है तब रिपोर्ट, घर चला गया तब रिपोर्ट आती है, मर जाता है तब रिपोर्ट आती। 15 दिन लग रहे थे क्योंकि जाती वो यहाँ से भोपाल से पूना जी, या 2-3 जगह हो रही थी। तो हमने सरकार को लिखा कि भाई ऐसे तो कैसे ट्रीट कर पाएंगे, क्योंकि पूरी इंडिया में 16 ही जगह हो रही थी। तो हमारे यहाँ RT-PCR पहले से होता था। तो हमने बोला भाई कॉलेज में, तो हमने बोला कि हमें परमिशन दो, या जो लोग कर रहे हैं उनको परमिशन दो, और परमिशन देने का काम ICMR के हाथ था। तो ICMR ने कहा कि भाई सरकार का ये आदेश है कि वो तो खाली गवर्नमेंट फैसिलिटी से ही होगा। मैंने कहा जब लाखों लोग बीमार पड़ रहे हैं और 16 लेबोरेटरी के भरोसे पूरे देश का कैसे करोगे? तो बोले साहब वो तो सरकार बदल दे, तो हम आप इंस्पेक्शन करें, परमिशन दे दे। इसको बोला उसको बोला, 10 जगह लेटर लिखे। थावरचंद जी गहलोत मिनिस्टर थे, उनको मैंने बात करी फ़ोन पे, फिर उनको लेटर भेजा, वो हेल्थ मिनिस्टर के पास गए तो भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते करते 30 अप्रैल आ गई, 27 अप्रैल आ गई। फिर मैंने PMO में PM की सेक्रेटरी को भेजा मेरे किसी पहचान के थ्रू कि भाई ये तो इम्पोर्टेंट है, ये PM को बताएं कि इसके ऊपर कुछ एक्शन अर्जेंट होनी चाहिए। फिर क्या हुआ हमें तो खबर नहीं आई, पर ICMR से फ़ोन आया कि हमें आज आपकी फैसिलिटी इंस्पेक्ट करनी है और हम चाहते हैं कि आप 2 दिन में RT-PCR की परमिशन आपको मिल जाए। तो वो RT-PCR की परमिशन प्राइवेट में सबसे पहले इंडिया में हमें मिली। फिर वो रूल्स मॉडिफाई हुए और करीब 20-25 जगह और भी मिली। जी, बड़ी उपलब्धि है ये, क्योंकि वो सरकार का रूल बदलाना बड़ा मुश्किल काम था जी। तो PM के इंटरवेंशन के बाद में वो हो पाया। फिर तो होते गए, हमने ये देख के कि ये प्रॉब्लम आने वाली है तो ऑर्डर तो हमने पहले कर चुके थे, वैसे ही रूटीन में जो ऑक्सीजन 13,000 KL के टैंक का जी, और वो कोविड नहीं आया होता तो हम वहाँ लग गया होता, पर कोविड आने से वो कंपनी ने नया सब बंद कर दिया, तो उसमें भी 3-4 महीने देरी हो गई। फिर उसका एक्सक्लूसिव का लाइसेंस नागपुर से आता है, फिर वो भी सरकार ने और कलेक्टर ने, इन्होंने ACS सुलेमान साहब ने मेहनत करके और वो हमें 3 दिन में लाइसेंस भी दिलाया। फिर वो रजत, मेरा जो छोटा वाला बेटा है जी, उसके कोई पहचान के वहाँ बेंगलोर में एक ग्रुप है, उसने इनको फ़ोन किया कि हम ऑक्सीजन प्लांट डोनेट कर रहे हैं, तो क्या आपके यहाँ लगा सकते क्या? तो इन्होंने मेरे पूछा, मैंने क्यों लगा सकते? बोले कंडीशन उनकी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप जो है 8 दिन में खड़ा कर दोगे। हमने बोला हम 5 दिन में खड़ा कर देंगे। बोल तो दिया, पर कोविड टाइम में ना तो मजदूर रहते थे ना कारीगर, पर वो हमने खड़ा कर दिया। जब वो लोग आए उन्होंने लगाया तो बोले कि नहीं हम तो आपको एक प्लांट और देना चाहते, तो 8 दिन में उन्होंने दूसरा प्लांट भी लगा दिया। तो ऐसा है। अब कोविड की कहानी तो इतनी लंबी है कि जी जी। नहीं तो उस समय भी कोविड में बहुत ही अच्छे प्रयासों से हमारे उज्जैन के बहुत लोगों की जान बचाई जा सकी और इन सुविधाओं का बहुत ही अहम उसमें योगदान रहा। नहीं, बेसिक बात ये थी कि उज्जैन को पूरे उज्जैन कमिश्नरी का रेफरल सेंटर कर दिया था, तो उज्जैन कमिश्नरी में जो भी क्रिटिकल होता हाँ जी, वो यहाँ भेज दिया जाता। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि जो, क्योंकि किसी डॉक्टर्स को, स्टाफ को एक्सपीरियंस नहीं था कोविड हैंडलिंग का जी, तो वो आता तो लेट आता। मतलब पूरे 2 महीने हमको सिर्फ इस बात के लिए लगे, कलेक्टर साहब से, इनसे, अधिकारियों से, सबसे कहे कि भाई जो भी वो भेज रहा है वो 3 दिन बाद भेजता, वो 3 दिन पहले भेज दे तो इसकी जान बच सकती। नहीं तो होता ये था कि आते आते ही डेथ हो गई, या एडमिट होता और 2 घंटे में डेथ हो जाती जी, क्रिटिकल कंडीशन। तो वो डेथ सब अस्पताल के नाम आती कि वहाँ मर गया, पर जो बैक में क्या हुआ वो नहीं देखते थे लोग जी, पर वो सभी जगह हुआ।
जी, ये बहुत ही मेहनत और प्रयासों के बाद बहुत ही अच्छी सुविधाएं हमारे उज्जैन के लोगों को मिल रही हैं। चिकित्सा जगत में हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि बहुत सुनने में आता है कि अभी भी चिकित्सकों की कमी है, कई लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कि कितने चिकित्सकों की आवश्यकता अभी और है, या इसका क्या एक तोड़ है? क्योंकि ये अक्सर चर्चा चलती रहती है कि अभी भी मेडिकल की जो सुविधाएं हैं ये सब जगह नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कमी तो है पर मैनेजरियल प्रॉब्लम है। जी। देखिए, 2008 या 7 में हमने ऑल ओवर इंडिया के जो मेडिकल कॉलेजेस है जी, उनकी डाटाबेस तैयार करी और उस डाटाबेस को जीपीएस से लिंक करके डिजिटल मैप बनाया। जी। तो उस मैप पे ये देखने में आया कि पूरे हिंदुस्तान में 57 ऐसे एरियाज है जहाँ की 250 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में कोई बड़ा अस्पताल या कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। और जहाँ ये नहीं है वहाँ हेल्थ इंडिकेटर्स, जिसको बोलते हैं कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आदि आदि जो भी हैं 10 इंडिकेटर्स, जी, वो सब भी खराब है। तो ये पेपर पब्लिश हुआ, पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी नाम का इंटरनेशनल जर्नल निकलता अमेरिका से, उसमें पब्लिश हुआ। तो वो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री में किसी ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भाई हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर आपसे इसके बारे में चर्चा करना चाहते। तो इसलिए हम दिल्ली गए, वो उसका डिटेल में प्रेजेंटेशन किया। तो फिर उसी दिन हेल्थ मिनिस्टर ने और हेल्थ सेक्रेटरी ने डिसीजन लिया कि अब जो भी कोई पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेगा वो इन 57 जगहों में खुलेगा। ऐसा डिसीजन हो गया, सेंट्रल लेवल पे ऐसी पॉलिसी बन गई और 2-3 साल तक सरकारी मेडिकल कॉलेज तो उन्हीं जगह खुलते रहे। पर अनफॉर्चुनेटली आज भी उसमें से करीब 17-18 जगह ऐसी है कि वहाँ आज भी नहीं खुल पाया है। कि तो सरकार जाने क्यों नहीं खुल पाए। पर उसके बाद में ऐसा ये हल्ला चला कि नहीं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जो कि अनुचित है। वो इसलिए है कि सरकार के लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो हर जगह खोलने में लगाए दें, पर उतना टीचर्स नहीं है। आज भी प्राइवेट में क्या सरकारी में क्या कि कई कॉलेजेस ऐसे होंगे कि जहाँ 50% भी टीचर नहीं अवेलेबल होते। तो और खोल के कैसे होगा? मतलब ये कि आप खोल तो देंगे पर अल्टीमेटली अच्छे डॉक्टर बनने ये भी तो ज़रूरी है। तो यदि इतने सारे खोलेंगे तो अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। अब दूसरी बात ये थी कि सरकार का निर्णय कि जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ नहीं खोलेंगे, पर पॉलिटिकल प्रेशर में जहाँ भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी खुल रहे। अभी कई ऐसे शहर है कि जहाँ 6-6, 8-8, 10-10 मेडिकल कॉलेज हो गए, तो उतने मरीज ही नहीं है, जबकि वो नेग्लेक्टेड एरियाज में खुलने चाहिए थे। तो इसके ऊपर मतलब हायर लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे ये विचार होना पड़ेगा कि भाई कितने खोलने हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलना उचित नहीं है। मतलब आप अस्पताल अच्छा बनाओ जी। अभी जो ये है कि WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें लग रही। पहले बेसिक वो चीज़ें हों तब तो वो डॉक्टर की यूटिलिटी है। तो इसके पॉलिसी के ऊपर रिवीजन जरूरी है। जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। और किस प्रकार की चुनौतियां आपको लगता है कि चिकित्सा जगत जो है वो वर्तमान समय में इनका सामना कर रहा है? देखिए, चिकित्सा जगत जो सामना कर रहा है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जी। बड़ा वाइड पर्सपेक्टिव है, बड़ी वाइड समस्या है जी। पर मेन समस्या जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है जी। और प्राइमरी केयर की है और आजकल इमरजेंसी केयर की, ट्रॉमा केयर की है। क्योंकि जैसे जैसे आपने भी देखा होगा रोड अच्छे बन रहे हैं, रोड अच्छे बन रहे तो स्पीड बढ़ रही, गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही तो एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं जी। और उसमें भी खास बात ये कि अच्छे रोडों पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के सर्वे ये कहता है जी कि अच्छे रोडों पे जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें 30% ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती है। तो इसको हैंडल करने के लिए हर अस्पताल में या इवन जिला स्तर के अस्पतालों में भी सुविधाएं नहीं होती जी। क्योंकि उसके लिए एक टीम लगती है जो कि हमारे पास में कॉलेज में है, चैरिटेबल में है या अवंती में जी। जो कि अवंती में शुरुआत से ट्रॉमा केयर ज़्यादा अच्छे से हैंडल होता रहा है तो वहाँ ज़्यादा अच्छा ट्यून्ड है। पर ये हर तहसील लेवल तक जब तक नहीं होगा जी, क्योंकि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा एक्सीडेंट साइट से हॉस्पिटल का जी, उतना वो ज़्यादा ये है। दूसरा अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है उसमें कि जो 108 की एम्बुलेंस आपने देखी होगी बहुत सारी है
जी पर उनको कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन है कि वो सरकारी में ही जाएं। तो वहाँ से समझो कि घटिया में एक्सीडेंट हुआ, जी वो वहाँ कॉलेज के सामने से निकलती है पर वो यहाँ नहीं आती है, वो यहाँ आती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ की उसको हैंडल करने की सुविधा नहीं है, न्यूरोसर्जन है ही नहीं। जी पर वो चूँकि ऐसी इंस्ट्रक्शन है, फिर वो यहाँ आए, फिर यहाँ से देखे, फिर वो कुछ एडमिट करे, फिर रेफर करे। तो इसमें टाइम फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी, जो गोल्डन हाँ, जो 1 आवर जो बोलते है हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी तो इसके लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी इसकी ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि जो हाईली स्किल्ड सुविधाएं है डायग्नोस्टिक या थेरापेटिक, जी वो भी सब अस्पतालों में नहीं होती। तो इसलिए वो मतलब बहुत सारे करने के बजाय, जैसे कि बाहर की कंट्री में होता है कि भाई एक अस्पताल सिर्फ समझो कि शोल्डर सर्जरी के लिए कर दिया जाता, जी कि पूरे उस रीजन की शोल्डर सर्जरी उसी अस्पताल जाती। ऐसा कुछ करना चाहिए बनिस्बत इसके कि एक कॉमन किस्म के अस्पताल जगह जगह खुल जाए। जी। तो एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम ज़रूर आपकी राय जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को बताएं आप। अंगदान जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लगता है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इस बारे में ज़रूर हमारे श्रोताओं को जानकारी दें आप। देखिए, जो फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है तो उसको जिसको बोलते हैं एनाटॉमी, वो सिखानी होती है। जी। तो उसको सिखाई जाती है ह्यूमन बॉडी पे। जी। तो इसलिए बॉडी में ऑपरेशन करना है, कैसे करना है, कौन सा ऑर्गन कैसा दिखता है, किताब में पढ़ने से नहीं होता है, वो तो ऑन साइट देखने से पता लगता है। जी। स्पेशली सर्जरी के लिए तो सर्जिकल ब्रांचेस में जाने वाले लड़कों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। इवन मतलब जब MBBS करने के बाद भी जब पोस्ट ग्रेजुएट भी करते हैं तब भी उन लड़कों को बाकी जगह तो देते नहीं देते पता नहीं, पर हमारे यहाँ तो जो है उनको फिर से उस पर ट्रेनिंग दी जाती। अच्छा। जैसे आपने सुना होगा लेप्रोस्कोपी, तो कैडेवर पे लेप्रोस्कोपी होती है। जी। कैडेवर पे नी जॉइंट की सर्जरी होती है, कान की ईयर की सर्जरी होती है। जी। तो इसलिए वो ज़रूरी है। अभी ऐसा है कि यदि वो तो आएंगे कहाँ से, लोग डोनेट करेंगे तो ही आएंगे। तो उज्जैन में तो एक कुछ परंपरा चल पड़ी है, तो रेगुलरली लोग डोनेट करते रहते हैं। जी। पर फिर भी बॉडीज़ की कमी तो बनी रहती है। तो ग्रेजुअली ये मतलब इसका प्रसार हो रहा है और लोग स्वयं आके रजिस्टर करा लेते हैं, क्योंकि पहले उसको रजिस्टर भी करना होता है। बिल्कुल। क्योंकि रिलेटिव को कंसेंट देनी होती है। तो मतलब एक पुण्य का काम है कि मरने के बाद भी जो है बॉडी से भी शिक्षा दी जा रही है। जी। जो कि अगले किसी की जान बचाने के काम आने वाली है। बिल्कुल, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात आपने कही और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो उज्जैन के लोग हैं वो इस बारे में जागरूक हो रहे हैं और आगे भी होंगे और इस तरह की मदद भी वो ज़रूर करेंगे। सर, जैसा कि चिकित्सा क्षेत्र के बारे में आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, उज्जैन में इतनी जो सुविधाएं हैं इस बारे में भी आपने बताया, पर कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी है कि वो उज्जैन में पता नहीं किस तरह से उन्हें इलाज मिलेगा और वो इंदौर या अन्य बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। कुछ भी होता है तो वो सोचते हैं कि तुरंत बाहर जाके इलाज कराया जाए। तो आप कितने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि उज्जैन में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और उज्जैन के जो लोग हैं उन्हें ये विश्वास रखना चाहिए कि उज्जैन में उनका इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है? देखिए, बात ऐसी है कि इंदौर जो है जी एक नॉन मेडिकल सेंटर रहा है। जी। मेरे फादर जो है 1922 में वहाँ से ग्रेजुएट हुए, जो कि मतलब अभी उस कॉलेज को 150 साल हो गए और वहाँ बड़े ख्यातनाम चिकित्सक रहे जी। तो उसके कारण इंदौर की, उज्जैन ही नहीं पूरी MP में रादर जो पहला CP बरार था, नागपुर तक के, उधर जबलपुर इस तरह के लोग इंदौर इलाज कराने आते जी। तो एक तो लोगों के मन में वो एक बैठा हुआ है पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जी। तो वो है। दूसरी बात ऐसी है कि आज की डेट में कुछ ही चीज़ों को छोड़ के जो यहाँ नहीं होती है, बाकी तो हर चीज़ यहाँ होती है। इंदौर से अच्छी होती है जी और इंदौर से आधे पैसे में भी होती है जी। और कॉलेज में तो प्रैक्टिकली फ्री होती है। अब कॉलेज में जो OT कॉम्प्लेक्स बना, भारत के जो ख्यातनाम बड़ी अस्पताल चेन है जी, जैसे मणिपाल है या देवी शेट्टी का जो है नारायण हृदयालय है जी,
दिल्ली का आर्टेमिस ग्रुप है या सर गंगाराम है, जी और भी कई लोग, उन लोगों के चेयरमैन या प्रेसिडेंट यहाँ आके देख के गए और उन्होंने कहा कि साहब ऐसी ओटी तो हम बनाने की सोचते थे पर हमने नहीं बनाई क्योंकि पैसे लग रहे थे, या नहीं बना पाए क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं थी। तो वो जो ये है कि लोगों के दिमाग में कि इंदौर में ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है, वो ऐसा नहीं है। अभी जैसे कि दोनों जगह अस्पतालों में ड्राई बायोकेमिस्ट्री होती है, तो हर आने वाला समझदार डॉक्टर, मेडिकल काउंसिल के आने वाले इंस्पेक्टर्स ये कहते हैं कि काश हम भी जो है ड्राई केमिस्ट्री कर पाते, क्योंकि जो ड्राई केमिस्ट्री की मशीन्स लगी हुई है उन सब मशीनों की यदि टोटल वैल्यू निकालने तो करीब 25 करोड़ की। और जैसे कि सपोज एक ब्लड शुगर है जो एक रूटीन वाली मशीन पे जो मेजॉरिटी लेबोरेटरी में रहती है जी, वो 1.5-2 रुपए में हो जाती है। उसी की बेसिक कास्ट ड्राई केमिस्ट्री में 5 टाइम होती है, पर उसमें जो है कुछ 0.2 mm में 80 तरह की जांचें हो सकती है, 0.2 mm ब्लड में। दूसरी बात ऐसी है कि वही सैंपल को 50 बार लगा लीजिए, रिजल्ट एग्जैक्टली वही का वही आएगा। दूसरी मशीनों में वेरिएबल हो जाता है, पानी का दुरुपयोग नहीं होता है। तो इसलिए वो चाहते तो बहुत सारे अस्पताल की लगा ले, पर उसकी मशीनों की कास्ट और रनिंग कास्ट को देखते हुए नहीं लगाते। और कहीं कहीं लगी भी है तो वो यहाँ जो अपन चार्ज ले रहे हैं उससे 5 गुना चार्ज लेते हैं। हमने तो कंपनी से बात करके सिर्फ पहली मशीन खरीदी, बाकी की तो 24 करोड़ की मशीनें उन्होंने वैसे ही लगा दी है। तो ये क्या है कि हर चीज लोगों को, मतलब या तो लोगों को खुद को ज्ञान हो या फिर उन तक ये चीजें पहुंचे जी, कि भाई ये मशीन में क्या फर्क है, इस मशीन में क्या फर्क है, तभी वो ये हो सकता है। अभी इंदौर के भी जितने अस्पताल हैं शायद 1 या 2 को छोड़ के कोई भी ड्राई केमिस्ट्री नहीं करता। तो सुविधाएं इंदौर में कुछ में जरूर ऐसा है कि ये है, फिर कुछ लोग जो है वो तड़क भड़क और इसको देख के जाते हैं। जी। अब उसका हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। तो यानी कि बहुत सी आधुनिक सुविधाएं उज्जैन में अधिकतम उपलब्ध हैं, और जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश में भी कई सारी चीज़ें पहली बार उज्जैन में ही शुरू हुई हैं। तो यानी कि उज्जैन के लोगों को यहाँ पर पूरा इलाज अच्छी तरीके से मिलने की सभी संभावनाएं मौजूद हैं। अभी जैसे कॉलेज में अपन कैंसर यूनिट चालू कर रहे हैं, तो वहाँ जो कैंसर की मशीन ऑर्डर करी हुई है वो हिंदुस्तान में सिर्फ तीसरी लगने वाली है। अरे वाह, जी। इंदौर में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, बम्बई में भी नहीं है ना, साउथ में कोयम्बटूर में और बेंगलोर में है, बाकी कहीं नहीं है। जिसके लिए कि मतलब ऑर्डिनरी भी लगा सकते थे, पर उसमें 5-6 करोड़ ज़्यादा खर्चा करने पड़ रहे, ज़्यादा और दूसरी चीज़ें लगने वाली जी, ज़्यादा एक्सपर्ट रेडियो टेक्नीशियंस लगने वाले। पर फायदा ये है कि किसी को 2 मिलीमीटर का ट्यूमर है तो रेडिएशन सिर्फ 2 ही मिलीमीटर को मिलेगा, बाकी पूरे एरिया को नहीं। जैसा होता है ना, आपने सुना होगा कि लोग कहते जलन हो रही, दर्द हो रहा, जी, वो कुछ नहीं होगा। स्पेशली ब्रेन वाले को, ब्रेन में ऐसा है कि थोड़ा इधर उधर का एरिया कर देता है जी, तो कुछ कमजोरी आ जाती है, कुछ ये हो जाता है, वो हो जाता है। फिर उसमें फैसिलिटी है कि स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी भी कर सकेगा, मतलब ये है कि बिना चाकू लगाए जी, सर्जरी भी कर सकता है। तो ऐसी कई उसमें एडवांसमेंट है जी। तो हमेशा कोशिश तो हमारी ट्रस्ट की ये रही है कि जो सर्वोत्तम मशीन है जी, वो लगाएं बिल्कुल और उसके पीछे सर्वोत्तम टेक्नीशियन और सर्वोत्तम डॉक्टर रखें, जी, और ये सब करते हुए चार्ज कम से कम ले। बिल्कुल। यानी एकदम कम शुल्क में जैन आत्मनिर्भर है चिकित्सा के क्षेत्र में। हाँ जी हाँ। सर, ये बहुत ही अच्छी जानकारियाँ हमारे श्रोताओं को आपने बताई, और लेकिन एक ये बात भी हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो युवा चिकित्सा के क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया कि अभी चिकित्सा के क्षेत्र में जो युवा आ रहे हैं उनकी संख्या थोड़ी कम होती जा रही है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कम तो नहीं हो रही, अप्लाई करने वाले तो हर साल बढ़ रहे, पर जो आपने कहा कि संदेशा क्या दें, तो संदेशा तो ये है कि यदि अच्छा डॉक्टर बनना है पहले 10 साल कुर्बान करने को तैयार रहना पड़ता, न दिन न रात, न ठंड न पानी, घर सब कुछ छोड़ देना पड़ता। जब तक आप डेडिकेशन नहीं होगा, जब तक रात दिन मरीजों में रहो नहीं, सेवा नहीं करोगे, तब तक आपको अच्छी डॉक्टरी नहीं आ सकती। तो डॉक्टरी लाइन मतलब डिफ़िकल्ट है। आज ऐसा है जो लड़का मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेता है जी, और
यदि सुपर स्पेशलिस्ट होके निकलता है तो जर्नी 12 साल की है। उसके बाद भी उसकी फैकल्टी में तो उसको 2-3 साल और काम नहीं करे तब तक वो निष्णात नहीं होता जी। तो 15 साल का पीरियड किसी की जिंदगी का लंबा पीरियड होता है। तो इसलिए थोड़े से लड़के जो बीच में कम हो गए थे कि वो आईटी में चले गए तो वही 5 साल में, जी। 5 साल और 15 साल का डिफरेंस देखते थे लोग और इतनी मेहनत भी नहीं होती है जी। पर वो फिर अब आईटी में डाउनफॉल आया तो फिर इधर वापस बढ़ गए। जी। तो सर आप अब भी इतने एक्टिव हैं, पूरी ऊर्जा से काम कर रहे हैं और उज्जैन में चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर से बेहतर बनाने में प्रयासरत हैं। ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए प्रेरणा तो ऐसा है, मतलब जब हमने इतने साल पहले सोचा कि उज्जैन में अच्छी से अच्छी सुविधा हो जी हेल्थ केयर में, तो वो एक किस्म का मोटो बन गया कि भाई ये होना चाहिए जी। अब जैसे जैसे काम करते गए और जैसे जैसे लोग जुड़ते गए कि बात ऐसी है कि शायद उज्जैन में ये अस्पताल हम लोग उतने ज़्यादा नहीं जाने जाते जितने कि बड़े सिटीज़ में जाने जाते, जितने कि आउट ऑफ इंडिया जाने जाते। कई ऐसी फील्ड है रिसर्च में, जैसे कि हमारा आप किसी दुनिया के बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम लो और उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। तो जो हम एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर हेल्थ रिसर्च के इस पे चलाते हैं वो लोगों को कहीं दिखता नहीं है, कुछ नहीं है जी। पर उसमें उसके लिए कभी आगे आप चाहे तो हम बता सकते हैं क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है, एक लंबी जी ये है। तो बात ये है कि यदि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के आपने सुना हो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे जो है इंडिया भर में जितने पेपर पब्लिश हुए हैं इम्पॉर्टेंट, उसमें सबसे ज़्यादा पेपर यहाँ के हैं। और यूरोपियन यूनियन जैसी संस्था जी जो कि बहुत बारीकी से छानबीन करके ये देती है, तो सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे जो है हम 17 साल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी जैसे ट्यूबरकुलोसिस पे भी करीब 23 साल से कर रहे हैं। अभी कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाई तो वो भी बेस्ट मशीन है। और अभी तो कोविड का कुछ करा है, कुछ ट्यूबरकुलोसिस का कर रहे हैं, पर शीघ्र ही जो है हम ये लेके आएंगे कि आपका जीनोम ये करके दे देंगे आपको चिप कि जिसमें पहले से पता रहेगा कि आपको ये बीमारियां हो सकती हैं या इन बीमारियों को आप ससेप्टिबल हो। जी। बहुत सारी चीज़ें। आज बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं उन्हें भी आपके जीवन से बहुत प्रेरणा मिली होगी। अंत में हम यही चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे उज्जैन की जनता को, हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को? भाई लोगों को संदेश तो यही है कि उज्जैन में एक बड़ा और एक विशाल डॉक्टर वर्ग है जी। मेजॉरिटी जो है नॉलेजेबल है, डेडिकेटेड है। अपने ही पास अस्पताल कहो तो आज करीब 1200 बेड हैं, 250 बेड के आईसीयू हैं, करीब 30 ऑपरेशन थिएटर हैं और मतलब अनगिनत सी इक्विपमेंट है। तो जब तक कि उज्जैन का डॉक्टर न कह दे कि भाई ये यहाँ नहीं हो सकता है जी, तब तक इंदौर जाके या अहमदाबाद जाके या बम्बई जाके कुछ बड़ा हासिल नहीं होता है। आपको ज़्यादा टाइम पैसे लगते हैं और कई बार ऐसा शायद कोई दिन नहीं जाता कि जब ऐसा नहीं होता है कि कोई डॉक्टर मेरे को बोलता है कि सर देखो वो वहाँ इतने दिन रहा फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, फिर अपने यहाँ आके ठीक हुआ। तो ये तो ऐसा है कि जो बैक में जो इंदौर की प्रतिष्ठा है तो एकदम से तो आप नहीं लोगों के मन से निकाल सकते, पर यदि प्रयत्न करते रहेंगे तो अभी ये सोचिए ना कि इंदौर में जो जा रहे हैं उसका करीब 30-35% जो है उज्जैन कमिश्नरी का मरीज होता है वहाँ। तो मैं समझता हूँ कि इस 30-33% में से जो है सिर्फ 3% को ही इंदौर जाने की ज़रूरत है, बाकी को इंदौर जाने की ज़रूरत नहीं है। पर यह है कि ये तो जैसे जैसे लोगों में विश्वास आएगा या जैसे जैसे लोग खुद समझेंगे चीज़ों को। अभी ऐसा है कि जो मरीज एक बार इन अस्पतालों में एडमिट हो जाता है और वही मरीज जब इंदौर या कहीं जाता है तो उसको समझ में आता है कि रियली में क्या है। तब कई बार ऐसा होता है कि वो 2 दिन में आ जाता है वापस कि नहीं हमें तो वहीं अच्छा था। तो ये ऐसा आए दिन होता रहता है। कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं कि जो यहाँ नहीं है तो उसके लिए तो वहाँ जाना पड़ेगा, पर वो डॉक्टर को मालूम है कि कौन सी चीज़ यहाँ हो सकती है, कोई सी चीज़ वहाँ होती है। जी, आज
रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी सारी अच्छी चर्चाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय महाडिक जी, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आज हमसे साझा की और हमने जाना कि किस तरह से उन्होंने जो उज्जैन के ये 3 बड़े संस्थान हैं इनकी शुरुआत हुई और कैसे ये उज्जैन की शान बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो उज्जैन में पहली बार आई, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में या देश में भी नहीं थी, वो उज्जैन में ये लेकर आए और उज्जैन को चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी होगी और हमारे बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा भी मिली होगी कि किस तरह से अपनी जिजीविषा से और मेहनत से हम किस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई भी अगर सुझाव आपके मन में है या कोई भी बात आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। अब दीजिए अपने इस दोस्त को जाने की इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।